आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रैवर्सिंग ऑफ थोडोलाइट। ठीक है, तो इससे पहले ये बता दें कि ट्रैवर्सिंग होता क्या है। एक्चुअली ट्रैवर्सिंग की अगर डेफिनेशन की बात करूँ मैं, तो इट इज़ ए फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन फॉर्मिंग एनी ओपन आर ए क्लोज पॉलीगॉन। मतलब सीधी सी बात है, यदि किसी स्टेशन को मैं किसी लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो वो से कहता हूँ ट्रैवर्सिंग। फॉर एग्जांपल, ये मेरा ए स्टेशन है, ये मेरा बी स्टेशन है, ये सी है, ये डी है और ये कहीं ई है। इन स्टेशनों को यदि मैं किसी लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो इसे कहता हूँ मैं ट्रेवर्स। ठीक है, ट्रेवर्स जनरली दो तरह के होते हैं, ओपन ट्रेवर्स एंड क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा स्टेशन ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, यदि मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई। ठीक है, अब ई से अगर यदि मैं ए जाता हूँ तो वो कहलाता है क्लोज ट्रेवर्स, और यदि ई से ए पर नहीं जा रहा हूँ, मतलब ये मेरा ट्रेवर्स खुला हुआ है, तो इसे कहता हूँ ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स मतलब खुला ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स मतलब बंद ट्रेवर्स। ठीक है, तो क्लोज ट्रेवर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इफ़ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर एट सेम स्टेशन, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम स्टेशन is known as closed traverse, and if starting and end point are not same station is known as open traverse। तो ये मेरा हो गया क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स के कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब ये लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है, तो सपोज करो आपका ये एक पॉइंट ए है। ठीक, अब इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं अगर एल और डी मान लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्सेस होगी आपकी, ये एक्स एक्सेस और ये सॉरी ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, और यदि यहाँ पर कोई मेरा ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एल और डी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जीरो से यहाँ पर ये जो भी डिस्टेंस होगी ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। और यदि ये जो एंगल ये थीटा में थीटा ना ले ये ना लेते हुए यदि मैं ये थीटा लेता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी और ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये इसके बराबर होगी क्योंकि पैरेलल है और ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो समझ में आया। ये आपका एक बार और बताता हूँ, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और यदि यहाँ से कोई ए पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कोई लाइन बन रही है तो ये और ये जो लाइन है ये, तो इस लाइन को मैं कहता हूँ लेटीट्यूड एल और इस लाइन को मैं कहता हूँ डिपार्चर एल। मतलब जो एक्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस आती है उसे लेटीट्यूड कहता हूँ, और वाई डिस्टेंस पे जो वाई एक्सेस पे जो डिस्टेंस आती है उसे लेटीट्यूड कहते हैं, और एक्स डिस्टेंस पर जो एक्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस आती है उसे डिपार्चर कहते हैं। एक बार और, जो वाई एक्सेस पे डिस्टेंस आती है उसे लेटीट्यूड कहता हूँ, और जो एक्स डिस्टेंस पर जो एक्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस आती है उसे डिपार्चर कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिपार्चर होगा और यहाँ से यहाँ तक लेटीट्यूड होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल, मतलब वाई एक्सेस से लाइन ओ ए के बीच का एंगल को मैं क्या बोलूँगा, थीटा। ठीक है, समझ में आई बात। तो लेटीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड को एक बार और फिर से समझा देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका ओ है, ये आपका ए है। ठीक है, तो ओ ए के लिए लेटीट्यूड और डिपार्चर कैसे डिफाइन करूँगा, ओ ए के लिए जो लेटीट्यूड होगा वो होगा वाई एक्सेस के ऊपर डिस्टेंस, ये वाई एक्सेस जो होगा उसका लेटीट्यूड होगा, और एक्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस आएगी वो डिपार्चर होगी। सपोज करो आपका ए का जो कोऑर्डिनेट मान लो 20 और 40 है,
ए के कोऑर्डिनेट 20 है और 40 है, मतलब एक्स एक्सेस ये 20 हो गया और वाई एक्सेस ये 40 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में इसका डिपार्चर क्या होगा, मतलब ये 20 होगा और लेटीट्यूड ये 40 होगा। और ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं थीटा। थीटा बेरिंग भी हो सकती है। बेरिंग कब होगी थीटा, जब इसे किसी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करते हैं तो उसे बेरिंग कहते हैं। आपको अच्छे से मालूम है, मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल लेता हूँ तो उसे बेरिंग कहता हूँ। अगर इसी को मैं अगर नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये वो 0 है, ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इस एंगल को थीटा मेजर करता हूँ तो ये क्या होगी, बेरिंग कहलाएगी, मेरी बेरिंग ही कहलाएगी ना। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और साउथ नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ। ये नॉर्थ या तो मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है या फिर अर्थ का नॉर्थ हो सकता है। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करूँ मैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी, नॉर्थ और साउथ लाइन को जो ज्वाइन करता है। और यदि मैं अर्थ के नॉर्थ को और साउथ को ज्वाइन करता हूँ किसी इमेजनरी लाइन से तो वो क्या कहलाएगा, आर्बिट्री मेरिडियन, सॉरी ट्रू मेरिडियन। आपको अच्छे से मैं पहले समझा चुका था कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन मतलब यदि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मैं किसी इमेजनरी लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो वो ट्रू मेरिडियन कहलाता है। और यदि मैं मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ और साउथ पोल को किसी इमेजनरी लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो उस लाइन को मैं बोलूँगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन मैग्नेटिक मेरिडियनों के रिस्पेक्ट में जो भी मैं एंगल लूँगा, इस मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मैं जो भी एंगल लूँगा उसे कहूँगा मैग्नेटिक बेरिंग या ट्रू बेरिंग। अगर मैं ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई एंगल ले रहा हूँ तो ट्रू बेरिंग हो जाएगी। यदि मैं मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई एंगल ले रहा हूँ तो मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगी। अभी मैं ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग कहलाएगी। ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है कि मैग्नेटिक बेरिंग दो तरह की हो सकती है, होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस सर्कल बेरिंग। ठीक है, ये आपका रिड्यूस सर्कल बेरिंग हो गया, ये आपका होल सर्कल बेरिंग। वही नॉर्थ साउथ होगा, साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कोई डाउट नहीं। अब यदि ये आर सी बीम के अंदर है और ये डब्ल्यू सी बी में है, डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्कल बेरिंग और आर सी बी मतलब रिड्यूस सर्कल बेरिंग। अब यदि ये रिड्यूस सर्कल बेरिंग में है तो इसको आपको अच्छे से बता चुका था पहले भी मैं कि रिड्यूस सर्कल बेरिंग के अंदर मैं जो एंगल मेजर करूँगा वो नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट पे मेजर करूँगा। ठीक है, मतलब अगर नॉर्थ मेरे पास का है तो मैं नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करूँगा, यदि साउथ मेरे पास में है तो मैं साउथ के रिस्पेक्ट में मेजर करूँगा। फॉर एग्जांपल ओ से ए, ये ए पॉइंट, इसका थीटा नॉर्थ इसके पास में है तो थीटा 1। ऐसे ही कोई लाइन बी हो गई मान लो, ओ से बी, तो अब साउथ इसके पास में तो साउथ, ये थीटा 2। इसी तरह अगर ये सी मान लेता हूँ, ओ से सी, तो ये भी साउथ के रिस्पेक्ट में लूँगा क्योंकि ये साउथ पास में है, इसका नॉर्थ दूर है तो ये थीटा 3 हो गया। इसी तरह मैं नॉर्थ के रिस्पेक्ट, अब नॉर्थ पास में तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लूँगा तो नॉर्थ थीटा 4। ठीक, ये आपका हो गया होल सर्कल बेरिंग सिस्टम। अब होल सर्कल बेरिंग सिस्टम को मैं लिखता कैसा हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका थीटा 1 था, थीटा 2 था, थीटा 3 था और ये थीटा 4 था। ये आपका नॉर्थ था, ईस्ट था, साउथ था और ये वेस्ट था, कोई डाउट नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या था, अगर मैं थीटा 1 की बात करूँ तो कैसे लिखूँगा, नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट। अगर थीटा 2 को लिखूँगा मतलब ये वाला एंगल लिखूँगा तो साउथ थीटा 2 ईस्ट। अगर मैं थीटा 3 की बात करूँ ये वाला एंगल की तो साउथ थीटा 3 वेस्ट। अगर मैं थीटा 4 की बात करूँ इसको तो नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया इसका। और इसी परंतु जबकि मैं होल सर्कल बेरिंग की बात करूँ तो होल सर्कल बेरिंग में मैं क्या करूँगा
केवल नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही सारे एंगल मेजर करूँगा। फॉर एग्जांपल ये β1 हो गया, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लूँगा। ये जो एंगल होगा ये भी β2 होगा। ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो और ये डी मान लो, और ये जीरो। जीरो से ए एक लाइन है, तो इसका जो बेयरिंग लूँगा बीटा होल सर्कल बेयरिंग में β1। जीरो से बी अगर मैं इसकी बेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ से नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये लूँगा। उस कंडीशन में क्या करा था अपन ने, रेडियस सर्कल बेयरिंग में ये एंगल लिया था अपन ने, पर अब ये एंगल नहीं लेंगे। होल सर्कल बेयरिंग में अपन ये एंगल लेंगे। ये हो गया आपका β2, ठीक है। अब β3 की बात करूँ तो ये पूरा एंगल ही β3 होगा, ठीक। और β4 की बात करूँ तो ये पूरा एंगल β4 होगा। आई थिंक ये चीज़ आपको पहले से भी क्लियर है, मैं केवल एक रिवीजन करवा रहा था आपको, ठीक है। अब यदि रेडियस सर्कल बेयरिंग अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ होल सर्कल बेयरिंग में तो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को रेडियस सर्कल बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, RCB इक्वल्स टू WCB, ठीक है। मतलब क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं θ1 और यदि ये β1 है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही सेम होंगे। क्यों, दिख ही रहा आपने को, ये भी θ1 है, ये भी, मतलब होल सर्कल बेयरिंग इज इक्वल टू रेडियस सर्कल बेयरिंग। मतलब क्या, n θ1e इज इक्वल्स टू β1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें अपन तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में साउथ के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो θ2, तो एस θ2 ईस्ट, ये ईस्ट तरफ जा रहा। परंतु यदि अपन होल सर्कल बेयरिंग की बात करें तो टोटल ये हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में इसको कन्वर्सन की बात करें तो क्या हो जाएगा, RCB इक्वल्स टू 180 माइनस होल सर्कल बेयरिंग। मतलब ये टोटल 180 था, 180। अब मुझे ये जो एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए θ2, तो माइनस, अगर इसमें से पूरी ये होल सर्कल बेयरिंग माइनस कर दूँ, मैं माइनस बीटा कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा θ2, ठीक है। मतलब क्या, RCB इक्वल्स टू 180 माइनस WCB। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा θ3। इसको लिखेंगे कैसे, साउथ θ3 वेस्ट। जबकि होल सर्कल बेयरिंग में क्या हो जाएगा, ये पूरा, मतलब θ3 अगर मेरे को निकालना है, ये वाला, ये बीटा हो जाएगा पूरा, मतलब ये वाला पोर्शन मेरे को इसका टर्म्स में निकालना है तो क्या हो जाएगा, RCB इक्वल्स टू WCB माइनस 180 डिग्री, ठीक, नो डाउट। अब क्वाड्रेंट 4 की बात कर लेता हूँ मैं। क्वाड्रेंट 4 की बात, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका θ4 हो जाएगा। मतलब क्या, नॉर्थ θ4 वेस्ट, कोई डाउट नहीं। जबकि इसी चीज़ को अगर मैं होल सर्कल बेयरिंग में ले आऊँ तो पूरा ये सर्कल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RCB इक्वल्स टू 360 माइनस WCB CB, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस सर्कल को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हमेशा ये बात याद रखना कि थीटा में हमेशा WCB में ही लेना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि अगर WCB में मैं लेऊँगा तो उसका एक अलग फ़ायदा होगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, अपन अभी लेटीट्यूड एंड डिपार्चर बता रहा था आपको। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सॉरी यार, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। मैं वर्टिकल एक्सेस को लेटीट्यूड बोलता हूँ हमेशा। जो वर्टिकल एक्सेस पे जो भी डिस्टेंस आती है वो लेटीट्यूड में आ जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आती है वो डिपार्चर आती है, कोई डाउट नहीं। ये अगर वाई है तो इसके जब नीचे जाऊँगा इस एक्सेस से तो वाई माइनस हो जाएगा, ये एक्स है तो ये एक्स माइनस हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ
तो लेटीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिपार्चर भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में देखो दोनों डिस्टेंस में पॉजिटिव हो रही। अब सेकंड की बात करूँ तो लेटीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाई मेरा नेगेटिव में है, और डिपार्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, मतलब इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें लेटीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, और डिपार्चर ये तो नेगेटिव है ही सही, डिपार्चर भी नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो एल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सॉरी एल जो लेटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और डिपार्चर जो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ये। ठीक है, इस तरह ये मेरा बता दिया। तो ये है आपका लेटीट्यूड और डिपार्चर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। परंतु अगर अपन होल सर्कल बेरिंग में जब भी अपन ये थीटा लेते हैं तो उसमें अपने को नेगेटिव या पॉजिटिव का झंझट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऐसे छोड़िए यार, इसके बात पहले बता देता हूँ कि एल और कोस थीटा होता क्या है। ठीक है, ये थीटा था आपका, ये लेटीट्यूड था, और ये आपका डिपार्चर था। ये जो ये डिपार्चर था और ये आपका लेटीट्यूड था। तो इस तरह अगर मैं एल कोस थीटा और डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा स्मॉल, अगर ये लेंथ एल होगी, सपोज करो ये ए पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एल है, और ये इसकी बेयरिंग थीटा है। ठीक है, अब अपने को ये चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ, इसको अगर मैं एल बोल देता हूँ, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा आपको होता है ये आधार हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस इक्वल टू एल आपके पास सही कोस थीटा इक्वल टू, और हाइपोटेनस वाला ये स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल, और ये स्मॉल एल मान लो, ये स्मॉल एल। तो इस कंडीशन में लेटीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगा बस, स्मॉल एल कोस थीटा। अब डिपार्चर की बात करें तो ये आपका डी है, ये थीटा है, तो साइन थीटा आपको अच्छे से मालूम क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब डी अपॉन हाइपोटेनस ये स्मॉल एल। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपना, एल साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह आपको अच्छे से याद है, पता चल गया कि एल जो हमें होता है एल कोस थीटा, मतलब कैपिटल एल लेटीट्यूड, अगर को लेटीट्यूड को मैं कैपिटल एल से डिनोट करता हूँ, और जो लेंथ है ए बी की लाइन उसको स्मॉल एल से, तो एल कोस थीटा। और डिपार्चर की बात करूँ तो डी इक्वल्स टू साइन थीटा, सॉरी एल इक्वल्स टू साइन थीटा, डी इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ठीक है, अब यदि अपन, तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना, ज़्यादा अपन उसके अंदर ना घुसें, सिर्फ अपने को एक बात याद रखना कि होल सर्कल बेयरिंग में जब भी मैं होल सर्कल बेयरिंग जब भी मैं लेऊँगा, ठीक है, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। होल सर्कल बेयरिंग में जब भी मैं लेऊँगा तो लेटीट्यूड और डिपार्चर को मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई से भी कोऑर्डिनेट में आए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो ये होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो लेटीट्यूड और डिपार्चर प्लस माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो दोनों माइनस होगा। जो भी मैंने बताया था ए टू जेड, अगर वो चीज़ें अपन को ना करें या फिर अपने को नहीं याद रहती है, तो हमेशा याद रखना कि हर जो भी बेयरिंग आपको दी हुई है, चाहे वो रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में दी है तो उसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट कर लो, और यदि होल सर्कल बेयरिंग में दी है तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी जो भी बेयरिंग दी है, सबसे पहला काम अपने को उसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करने के बाद अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव का वो नहीं रहेगा, सिर्फ अपने को हर चीज़ उसको पॉजिटिव ही मान के चलना है। उसमें फिर अपने को ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो उससे गलतियाँ कम हो जाती है। ठीक है, होल सर्कल को
रिड्यूस सर्कल में और रिड्यूस सर्कल को होल सर्कल में मैंने कन्वर्ट करना आपको बता दिया। और ये चीज़ आपको जो थर्ड सेमेस्टर का सर्वे है उसमें भी काम आएगी। ठीक है, तो आई थिंक लेटीट्यूड और डिपार्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि मेरा ट्रेवर्स क्लोज है, मतलब ये ए गया, बी गया, सी गया और सी से ये डी गया, ए बी सी और सी डी, और ये ए पर आके मिल गया। इस तरह यदि मेरा ट्रेवर्स क्लोज है तो ये बात हमेशा याद रखना कि सम ऑफ द लेटीट्यूड इक्वल्स टू 0 और सम ऑफ द डिपार्चर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि मेरा ट्रेवर्स ए बी सी डी है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया, मतलब क्लोज हो गया, जहाँ पर चालू हुआ था उसी स्टेशन पर ख़त्म हो गया, तो क्लोज ट्रेवर्स हो कहलाएगा। और क्लोज ट्रेवर्स के अंदर ये बात हमेशा याद रखना कि सम ऑफ द लेटीट्यूड एंड सम ऑफ द डिपार्चर इज़ 0। ठीक है, हाँ, पर यदि मेरा ट्रेवर्स ए पर गया, ए पर आया, ये ए स्टेशन था, ये बी पर आया, ये सी पर गया और ये डी पर गया। ठीक है, डी, बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब यदि मेरा ए बी सी डी ई, मतलब डी के बाद सीधा ए पर जाना चाहिए था मेरा ट्रेवर्स को, परंतु किसी कारण से वो किसी ह्यूमन एरर से वो क्लोज नहीं हो पाया। मतलब ह्यूमन एरर के कारण मेरा जो ओपन क्लोज ट्रेवर्स था वो ओपन रह गया। किसके कारण? ह्यूमन एरर्स के कारण। तो इस तरह की जो एरर आएगी उसे कहते हैं क्लोजिंग एरर। समझ में आया? मतलब ये ई से ए जो होगा ये कहलाएगा क्लोजिंग एरर। ठीक है, मतलब यदि मेरा जो ट्रेवर्स है जो क्लोज होना चाहिए था पर किसी ह्यूमन एरर के कारण, मतलब अपनी गलतियों के कारण वो ट्रेवर्स क्लोज नहीं हुआ। गलतियाँ बहुत सारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपन ने रीडिंग सही नहीं ली हो, अपन ने चेन से मेजरमेंट सही नहीं किया हो, जो भी ए टू जेड अपन ने किया हो, वो अगर अपनी गलती कारण वो ट्रेवर्स क्लोज ना हुआ तो उसे कहते हैं क्लोजिंग एरर, और उस एरर को अपने को दूर करना पड़ता है। जैसे अपने कंपास सर्वे के अंदर किया था कि अपना जो ट्रेवर्स था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्लोज नहीं हुआ था, तो अपन ने इंक्लूडिंग एंगल निकाला था, फिर इंक्लूडिंग एंगल के बाद वो एंगल में सही किया था, करेक्शन किया था, करेक्शन पॉजिटिव आया तो एरर अगर पॉजिटिव आया तो करेक्शन नेगेटिव करा था, करेक्शन अगर एरर अगर नेगेटिव आया तो करेक्शन अपन ने पॉजिटिव किया था। ये अपने अच्छे से याद है कि एरर अगर पॉजिटिव आती है तो करेक्शन नेगेटिव होता है, और एरर अगर नेगेटिव आए तो करेक्शन पॉजिटिव होता है। तो इस तरह जब होगा तो उसे कहते हैं क्लोजिंग एरर। अब क्लोजिंग एरर को दूर करने के लिए अपने पास 4 फार्मूले हैं, 4 मेथड है, 4 फार्मूले बोल सकते हैं या 4 मेथड बोल सकते हैं उनको। ठीक है, वो मेथड्स क्या होती है बताता हूँ, 1 मिनट यार। हाँ, वो मेथड होती है आपकी बॉन्डिच मेथड, मतलब फर्स्ट मेथड जो होती है आपकी बॉन्डिच मेथड। सेकेंड होती है ट्रांसिस्ट मेथड, थर्ड होती है ग्राफिकल मेथड। फोर्थ होती है एक्सेस मेथड। ठीक है, परंतु अपन जो मेथड यूज़ करेंगे वो 2 मेथड यूज़ करेंगे, बॉन्डिच मेथड एंड ट्रांजिस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि ये अपने सिलेबस में, सिंपल सी बात है यार, अगर अपने सिलेबस में होगी तभी तो करेंगे। ग्राफिकल मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, एक्सेस मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन ये मेथड को यूज़ नहीं करते हुए अपन केवल बॉन्डिच एंड ट्रांजिस्ट मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बॉन्डिच मेथड का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्डिच मेथड का फार्मूला के अंदर यदि अपन करेक्शन इन लेटीट्यूड करते हैं, मतलब CL, तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल l अपॉन सम ऑफ l इक्वल इनटू ये।
जहाँ स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्या है, टोटल लेंथ, लेंथ, और ये क्या है, सम ऑफ लैटिट्यूड विथ साइन, विथ साइन, विथ साइन, ठीक है। फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ मैं, सी एल इक्वल्स टू एल अपॉन समेशन ऑफ एल इनटू एल, ये लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, ये जो था सम ऑफ लाइन, टोटल लेंथ, ये लेटिट्यूड, टोटल लेटिट्यूड, ये सम ऑफ लेटिट्यूड विथ साइन, अगर पॉजिटिव साइन में आता है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव साइन में आता है तो नेगेटिव लेंगे। अगर करेक्शन पॉजिटिव आता है तो आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने उसको, अगर इरर करेक्ट पॉजिटिव आती है तो मैं उसे नेगेटिव लेता हूँ, और यदि इरर नेगेटिव आती है तो करेक्शन पॉजिटिव करता हूँ। इसी तरह डिपार्चर में भी करेंगे अपन, करेक्शन इन डिपार्चर L1 अपॉन सिग्मा L इंटू डी, यही लेंथ ऑफ लाइन, जिस लाइन में अपन करेक्शन कर रहे हो वो लेंथ ऑफ लाइन, टोटल लेंथ, और ये सम ऑफ डिपार्चर विथ साइन, ठीक है। ये फार्मूला था बाउंडिच मेथड के लिए। अब दूसरा जो फार्मूला है वो है ट्रांजिस्ट मेथड। ट्रांजिस्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, सी एल, करेक्शन इन लैटिट्यूड विथ द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्ट मेथड, L1 अपॉन सम ऑफ L इंटू ये, ठीक है। जहाँ L1 क्या, लैटिट्यूड ऑफ लाइन कंसिडरेशन, जो लाइन में मैं कंसिडर करता हूँ, लैटिट्यूड ऑफ लाइन कंसिडरेशन, जिस भी लाइन में मैं कंसिडरेशन कर रहा हूँ उस लाइन का लैटिट्यूड, डेल्टा एल टोटल लेंथ, और एल ये सम ऑफ एल, सम ऑफ द लैटिट्यूड विथ साइन, ठीक है। एक बार और बता देते हैं कि ट्रांजिस्ट मेथड के अंदर करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, एल अपॉन समेशन ऑफ एल इंटू एल, जहाँ एल क्या है, लैटिट्यूड ऑफ द लाइन, उस लाइन का लैटिट्यूड है, ये क्या है, सम टोटल लेंथ, और ये क्या है, सम ऑफ लैटिट्यूड विथ साइन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो क्या होगा, D1 अपॉन समेशन ऑफ एल इंटू एल, डी क्या है, डिपार्चर ऑफ द लाइन, उस लाइन का डिपार्चर है जिसका अपन ने करेक्शन करना है, ठीक है। एल क्या है, सम ऑफ द लाइन, और ये क्या है, सम ऑफ डिपार्चर, इसको सम ऑफ डिपार्चर कर दो, ठीक। तो ये आपका मेथड हो गया। हाँ, इन मेथडों को अपन यूज़ कब करते हैं ये भी एक बार देख लेना। जो बाउंडिच मेथड है, बाउंडिच मेथड, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब लाइन एंड एंगल मेजरमेंट विद द सेम प्रोग्रेशंस, मतलब समझा, मतलब लाइन और एंगल को मैं किसी सेम चीज़ से मेजर करता हूँ। फॉर एग्जांपल यदि मैं थोडोलाइट का यूज़ करता हूँ एंगल मेजरमेंट के लिए, तो फिर मैं लाइन की जो लेंथ है वो किससे मेजर करूँगा, थोडोलाइट से, ना कि चेन और टेप से, ठीक है। बात समझे, यदि मेरे को लाइन में को मेजरमेंट करना है, लाइन का मेजरमेंट करना है, किसी एंगल का मेजरमेंट थोडोलाइट से करना, तो मैं लाइन और से मेजर करूँगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी चेन और टेप से नॉर्मल कर लूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन बाउंडिच मेथड यूज़ करते हैं। परंतु हाँ, यदि ऐसा हुआ, मान लो कि मेरे को थोडोलाइट में से मैं डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, केवल एंगल ही मेजर कर पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं यूज़ करता हूँ सेकेंड मेथड, ट्रांजिस्ट मेथड। तो आई थिंक दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अपन अगले लेक्चर में जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको उसके न्यूमेरिकल करूँगा सारे। आप अपन थ्योरी में ना जाते हुए अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ ओल्ड क्वेश्चन के न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ
एग्ज़ाम में आए हुए वो न्यूमेरिकल अपन करेंगे, ठीक है। ओके।